पढ़ते हैं बदबू, विश्लेषण और मूल्यांकन। बदबू में पढ़ेंगे नई कहानी आंदोलन। तो आइए देखते हैं। नई कहानी आंदोलन। नई कविता के जोर पकड़ने पर कहानी में भी नए शिल्प और संवेदना के साथ आने वाले कहानीकारों ने कहानी को नई कहानी आरंभ किया। नामवर सिंह अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में लिखते हैं, कहानी की चर्चा में अनायास ही नई कहानी शब्द चल पड़ा है और सुविधा अनुसार इसका प्रयोग कहानीकारों ने भी किया है और आलोचकों ने भी। मोटे तौर पर सन 1954 से नई कहानी के संकेत मिलने लगते। ज्ञानेंद्र कुमार यशपाल, अज्ञ भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क जैसे लेखक 1954 तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उसके बाद या तो इनकी कमतर कहानियाँ आईं या इन्होंने चुप्पी साध ली। परंतु पुरानी पीढ़ी की जगह लेने को नई पीढ़ी तैयार थी। भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में प्रकाशित कहानी नववर्ष अंक 1956 का नई कहानी की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व है। यह प्रकाशन कहानी के नवजागरण की नींव थी। इसी में पहली बार दृश्यता प्रश्न के रूप में नई कहानी की बात उठाई गई। संकेत, हंस व निष्कर्ष जैसे महत्वपूर्ण साहित्यिक संकलनों के प्रकाशन भी इसी समय में हुआ। मोहन राकेश, मार्कंडेय, हरिशंकर प्रसाद, निर्मल वर्मा, अमरकांत, शिवप्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र किशोर के साथ साथ रंगे राघव, भीष्म साहनी, कृष्ण सोबती, मनु भंडारी व उषा प्रियंवदा के नाम कहानी की दुनिया में जाने माने पहचान बन गए। इन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम और भी था, शेखर जोशी। वर्ष 1957 के दिसंबर महीने में इलाहाबाद में हुए साहित्यकार सम्मेलन में पठित आलेखों में नई कहानी शब्द का प्रयोग हुआ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वही सिर्फ देखेंगे कि मोहन राकेश, राघवेंद्र यादव और कमलेश्वर शहरी संदर्भों को लेकर लिखने वाले कहानीकारों में सबसे आगे थे। वहीं अमरकांत, रेणु, मार्कंडेय और शेखर जोशी ग्रामीण या कस्बे की समस्या को तरजीह दे रहे थे। मध्यम वर्गीय और आंचलिक संदर्भ इनके लिए महत्वपूर्ण थे। प्रेमचंद की परंपरा भी इन्हीं कहानीकारों में शेष थी, लेकिन इन सब से समृद्धि हुई तो कहानी विधा की डिप्टी कलेक्टर, नाजर बंसिया, कोशिका, घटवार, पानफूल, जहाँ लक्ष्मी कैद है जैसी तमाम अविश्वसनीय कहानियाँ लिखी गई। नई कहानी में कथ्य, संवेदना और संरचना तीनों स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। आदर्शों या विचारों के आधार पर कहानी लिखना दूर की बात हो गई है। कहानीकार के लिए व्यक्ति और समाज महत्वपूर्ण हो गए। व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह बढ़ा। समकालीन संदर्भों के दबाव जब बढ़ जाते हैं तो लेखक को भी वर्तमान पर केंद्रित होना पड़ता है। नई कहानी के दौर का वर्तमान आकर्षक था, नया था, किंतु विसंगति और विरूपताओं से भी भरा था। आज़ादी के बाद का आकर्षण तेजी से घटने लगा था क्योंकि उम्मीदें टूट रही थी और संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। शिक्षा और रोजगार के संघर्ष, बेरोजगारी से उपजी निराशा, कर्म फल के अनुचित संबंधों की मूल वजह भ्रष्टाचार का युग धर्म बनते जाने पर उसके प्रति उदासीनता, भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव मानकर उसकी सामाजिक स्वीकृति, समाज की वर्जनाओं और निषेधों के कारण प्रेम संबंधों की असफलता इस समय की कहानियों के प्रमुख कथ्य थे। वर्तमान में से मोह भंग, प्रेम संबंधों की असफलता इस समय की कहानियों के कथ्य थे। वर्तमान में मोह भंग हो जाने के कारण पीड़ा और प्रतीक्षा बढ़ती जा रही थी। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी प्रतीक्षा, मोहभंग और हताशा की कहानी है, जो निर्मल वर्मा के परिंदे में भी प्रतीक्षा का गहरा स्वर है। इसी समय भौतिकता की चकाचौंध में घर परिवार के परंपरागत रिश्तों में बढ़ती हुई छिजन को
संवेदना के धरातल पर रखकर देखने और पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास दिखा, जिसने हिंदी कहानी के कथ्य और संवेदना को जबरदस्त विस्तार दिया। भीष्म साहनी की चीफ की दावत ऐसी एक कहानी है जिसमें बूढ़ी और उपेक्षित माँ का चरित्र परंपरा से जुड़कर महत्वपूर्ण बन जाता है। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ और मार्कंडे की गुलरा के बाबा भी बूढ़े पात्रों के माध्यम से परंपरा से जुड़ने का सकारात्मक संदेश देती है। संवेदना की गहरी समझ ने नई कहानी के लेखकों की संख्या बढ़ाई तो नई कहानी का रचना संसार व्यापक और वैविध्यपूर्ण हो चला। यह वही समय है जब समाज में स्त्री की बदलती हुई स्थिति के कारण कृष्णा सोवती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा जैसी लेखिकाएं आईं, जिन्होंने हिंदी कहानी में स्त्री के जीवन और उसकी समस्याओं को प्रामाणिक और विश्वसनीय अभिव्यक्ति दी। लेखन के बोध और संरचना का रिश्ता गहरा होता है। कथ्य और संवेदना के बदलाव से कहानी के संरचना पक्ष में बदलाव आना स्वाभाविक था। कहानी की अंतर्वस्तु बदली तो भाषा का बदलाव लाजमी था। आंचलिक कहानीकारों ने इसमें विशेष भूमिका निभाई। आंचलिक कहानियों में उस अंचल या क्षेत्र की विशेष भाषा, उसके मुहावरे हिंदी में अलग भाषिक संरचना का विकास करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की भाषिक संरचना की अपनी सीमाएं थी, इसलिए आंचलिक कहानियों से इतर अन्य कहानियों में सहज भाषा ही मिलती है। हाँ, कहानी के अंतर्वस्तु की आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा के प्रति लेखकों में सजगता अवश्य दिखाई देती है। इसके लिए वे संकेतों, बिंबों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने में भी नहीं चूकते। भीष्म साहनी की चीफ की दावत का संकेत माँ के चरित्र के माध्यम से तो अमरकांत की दोपहर का भोजन का संकेत अभावग्रस्त घर की एक साधारण सी दोपहर के वर्णन मात्र से होता है। दोपहर का भोजन में अभाव के सतत विद्यमान परिवेश का मार्मिक विधान बिंबात्मक है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे थे। आगे पढ़ते हैं। पाठबोध और प्रक्रिया। बदबू एक कारखाने में काम करने वाले लोगों के जीवन पर आधारित कहानी। इस कारखाने में काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, सर्चमैन, फॉरमैन, चौकीदार और साहब सभी हैं। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी, उनके हास परिहास, उनके परिवारों की स्थिति सभी का अंकन शेखर जोशी कुशलता से करते हैं। व्यवस्था का दमन, उसके प्रति प्रतिकार का प्रयास, प्रतिकार को कुचल देने हेतु व्यवस्था का कुचक्र और अतः संबल व्यवस्था में प्रतिकारी के अकेले रह जाने की नियति ने कहानी को औद्योगिक जीवन पर लिखी गई अद्भुत कहानी बना दिया। बदबू जिजीविषा और संघर्ष की का प्रतीक है। जब तक वह महसूस हो रही है, संघर्ष की गुंजाइश है, जीवन की संभावना है, मानवीय संवेदना के बचे रहने का संकेत है। किंतु पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह से पीस देती है कि बदबू होते हुए भी कारखाने के लोगों को बदबू महसूस नहीं होती। वे व्यवस्था के कृतदास और वस्तु या कामकाजी जानवर में तब्दील हो जाते हैं। अगर संवेदना थोड़ी बहुत बची भी है तो वे उसे पेट, परिवार और बच्चों के नाम पर मार देने को अभिशप्त है। कारखाने के बंद दरवाजे के भीतर वे इतने परवश हैं कि उसका असर उनकी सांसों में घुल गया है। उन्हें कहीं बदबू महसूस नहीं होती। वे बंद दरवाजे के बाहर भी असहाय हैं। व्यवस्था के गुप्तचर उनके आसपास हैं, उनके बीच हैं, इसलिए वे चुप रहने को विवश हैं। इसी कारखाने में काम करने के लिए एक नौजवान भर्ती होता। पहले दिन काम कर चुकने के बाद उसके हाथ गहरी बदबू से भरे होते। कई बार धुलने के बाद भी बदबू नहीं जाती। इसके लिए उसका एक साथी उसे उपाय सुझाता है कि पहले हाथों को तेल से धो लें। एक बड़े टब की घटिया किस्म का केरोसिन तेल रखा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों को कूहनी भर उसमें डुबाकर मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनाई काली धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन तेल की गंध के कारण उसका जीव मिचुर उठा। इस खींच और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। नल पर पहुंचकर उसने साबुन से बार बार हाथ धुला, लेकिन केरोसिन की गंध छूट नहीं रही थी। इस दृश्य को देखकर कारखाने के मजदूर घासी ने रस लेकर एक किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। गांव में
के मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को भी कभी गंदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपने खसम से कहा करे, बदबू आती है। मालिक क्या करता, उसकी खातिर पैसा तो छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ये माँ नाक मुँह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। इस किस्से का मर्म खांसी ने ही फिर स्पष्ट किया। ये भाई भी हाथ नाक पे ले जा के सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले हम भी ऐसे ही सूंघा करे थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं चलता। कितना बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच कर रोटी खाने बैठ जाते। प्रश्न उठता है कि कहानी के भीतर इस कहानी की क्या जरूरत थी? दरअसल लेखक का यही कौशल है। कहानी के आरंभ में वह बता देना चाहता है कि बदबू न महसूस करने वाले एक अलग वर्ग चरित्र में समझौता परस्त है और स्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने दिल को ढाल लिया है। वे उस व्यवस्था में घुल मिल चुके हैं। खटते रहना और सब कुछ को स्वीकार करते रहना ही वे अपनी नियति मान चुके हैं। कारखाने के और भी कुछ तौर तरीके हैं। काम समाप्त होने के बाद प्रतिदिन सबको तलाशी देने के बाद ही कारखाने से निकलने दिया जाता था। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फॉरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का खाली डब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्च मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोल कर आगे बढ़ जाने का संकेत करते। लोग इस तलाशी या ठेलम पेल में भी खुश होते हैं, मजाक करते मस्त रहते। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के पहले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांगे बिना न चला जाए। तलाशी सहित इस कूद फांद की प्रक्रिया से उसे भी गुजरना पड़ा। अन्य सभी मजदूरों की बातें, वह भी आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांग कर बाहर चला गया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक करके कूदते हुए चले जा रहे थे। इस उछल कूद का नया प्रयोजन क्या हो सकता? शायद कुछ भी नहीं। कारखाने में लगातार खटने वाले मजदूरों पर इस तरह संदेह करना और उन्हें बंदर की तरह उछल कूद करने को बाध्य करना व्यवस्था का पुना हुआ वह जाल है, जिसमें भय के तार लगे हुए हैं। शक और भय को इस तरह उनके दिमाग में भर दिया गया है कि वे आदमी होने का भान ही खो बैठे हैं। इस व्यवस्था का डंडा और रोजी की जरूरत उन्हें बंदरों की तरह उछल कूद भरी जिंदगी जीने को अभिशप्त कर रहे हैं। कहते हैं आदिम व्यवस्था में आदमी भी बंदरों की प्रजाति की तरह जीवन जीता था। आदिम की बुद्धि तर्क सही गलत भेद, जब आदमी तर्क नहीं करता, विश्लेषण की क्षमता खो देता है और सब कुछ को बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए धरे स्वीकार कर लेता है, तो आदमी के अंदर का आदमी मर जाता है। ऐसे ही कुछ इन मजदूरों के साथ हुआ। व्यवस्था ने इनकी नियति तय कर दी है और वे सब कुछ चुपचाप स्वीकार करके उछलते कूदते जीवन को ढोए जा रहे हैं। नियति ने उनके अंदर के आदमी को मार दिया है और वे हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की मौत पर हंस रहे हैं। इस उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया। क्या आफत बना रखी, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। लेकिन उसके लिए जो आफत है वह दूसरों के लिए भगवान का आशीर्वाद। उसकी बात सुनकर एक बुजुर्ग ने अपनी राय प्रकट की, नए आए लगते हो, पहले ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्का खाते फिरते हैं। उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा।
उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी। वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। पहले ही दिन स्थितियों की यह विकटता उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। वह सोचने लगा कि क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को भी वैसे ही झुका देगा। इसी घुटन और अवसाद की छाया में उसके दिन बीतने लगे। मजदूर लोग कारखाने की पहली सीटी पर कारखाने की ओर चलते थे और दिन भर खटने के बाद थकी लस्त देह लिए घर लौटते। यह क्रम 12 महीने हर मौसम में चलता रहता। एक ही जगह एक ही मुद्रा में वे वर्षों काम करते। उनकी नीरस जिंदगी में कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरों पर असहनीय कष्ट और दैन्य की एक गहरी छाप थी जो आपस की बातचीत या हंसी मजाक के क्षणों में भी स्पष्ट झलक पड़ती। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचित्र शंका भाव जड़ जमाए बैठा रहता है। इसी बीच एक दिन घटना घटी। कारखाने में एक बीड़ी सिगरेट पीने की मनाही थी, किंतु बुधून नाम के एक मजदूर को साहब ने बीड़ी पीते हुए देख लिया। साहब को देखते ही बुधून ने चतुराई से बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूरों को एक स्थान पर एकत्रित हो गए। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीजें पड़ी रहती, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुधून को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। यह सब देखकर बदबू महसूस करने वाले नौजवान से नहीं रहा गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, साहब, आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। अफसर साहबान ने तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दावे घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। साहब चले गए। लोगों का ध्यान अब उस ओर केंद्रित हो गया था। घटना स्पष्ट करती है कि व्यवस्था के दोहरे मानदंडों का प्रश्न उठाना उद्दंडता है। सच कहना और सबके सामने कहना मुंहजोरी है। वह आगे जो बुधून जैसे लोग निकल कर राख बना देते हैं, नौजवान में बची है अभी, इसलिए वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। उसका धैर्य का बांध टूट जाता। जो गरीब की गलती है वह साहब की शान है। जिसके लिए गरीब को दंड है, उसकी गलती को साहब करे और उसे कोई कह दे तो उस कहने वाले ही उद्दंड है। यह भयकारी अव्यवस्था के लिए चिंतनीय है कि कोई उससे प्रश्न करने की हिमाकत करे। पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था उसकी नीतियों पर शक करने या उन पर प्रश्न उठाने को विद्रोह मानती है। उन्हें स्वयं भय होता है कि यदि उनके भय का आतंक समाप्त हो गया तो प्रश्न ही प्रश्न उठेंगे और उनकी दूसरों के उत्पादन पर टिकी लाभकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए वे लोगों का बेरहमी से दमन करते हैं। उनकी नीति होती है कि व्यक्ति को समूह बनाने से पहले ही तोड़ दिया जाए। कहानी में भी होता यही है। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की। यदि उनके व्यवहार और उनकी बातों से लगा जैसे उन्हें यह अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हो। 2-3 नौजवान उसके साथ जुड़े हुए, उनमें गुस्सा बहुत था। एक ने तो बातचीत में यहाँ तक कहा कि छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन तमाम गुस्से के बाद भी उसे बहुत कम लोगों की सहानुभूति मिल सकी, बल्कि अधिकतर सहकर्मी उसके प्रति रूखा व्यवहार दिखाने लगे। कुछ में तो ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना भी उभर आई। ये ईर्ष्यालु लोग थे जो मजदूरों की नेतागिरी के नाम पर साहबों और मजदूरों दोनों से लाभ लेते थे। वास्तव में वे बनते थे मजदूरों के नेता, किंतु नेता की स्थिति पहुंचते ही मजदूरों के बीच साहबों के प्रतिनिधि बन जाते। स्वाभाविक था कि वे उस दमनकारी व्यवस्था के कवच का काम करने लगते थे। इसलिए जब एक सच्चे आदमी ने निर्भीकता से बात कहने का साहस दिखा दिया तो वह उन्हें भी खटकने लगा। एक नेताजी ने तो खुद को नेता कहे जाने पर यहाँ तक कह दिया, काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत की मूली हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते
तो भी गनीमत थी। साहबों के हाथ अपनी अंतरात्मा बेच चुके ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अच्छा बनने का नाटक तो करते थे, किंतु उनका काम हर उस खबर की मुखबिरी करना था जो साहब की व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिमाकत करने वालों से जुड़ी होती थी। बीड़ी वाली घटना के बाद उस नौजवान से कई लोग जुड़ चुके थे। सब में गुस्सा था और व्यवस्था से उनकी तमाम मांगे थी। इस संबंध में सब लोग उसके घर पर रात में बैठकर बातें भी कर चुके थे, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच व्यवस्था का मुखबिर भी था, जो पहले दिन से ही नौजवान की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसकी टीम का एक मुस्तैद सदस्य बन चुका था। यद्यपि नौजवान को इस बात की आशंका थी और उसकी आशंका सच साबित हुई। रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई। उसे साहब के सामने पेश होना पड़ा। इस पेशी में साहब और नौजवान के बीच की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। साहब, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे, जो जमाना बुरा है, बाल बच्चों वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। नौजवान, ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं? नौजवान, 2-4 यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती हैं, ताश खेले जाते, शराब पी जाती है, लेकिन स्कीमें नहीं बनती है। नौजवान साहब, लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं है, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपस में अर्ज करनी थी। यही वहाँ भी सोच रहे थे। साहब, मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे यह कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। नौजवान, तो जो हमारी बातें सुनेगा उसी से कहेंगे साहब, तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट हो। ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता है। यहाँ भाव भंगिमा को छोड़कर सीधे सीधे संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। व्यवस्था कैसे नरमी से भय पैदा करने की कोशिश करती है और नाकामयाब होने पर अपने असली रूप में आ जाती है, इसे समझा जा सकता है। साहब के सीधे करने का तरीका क्या है? दबाव, काम का ऐसा दबाव कि काम करते करते आदमी निचुड़ जाए, उसे सोचने तक की फुर्सत न मिले। नौजवान के काम के बदलाव की सूचना मिस्त्री ने उसे दे दी। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है। बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। यह खुश करने की बात कहाँ से आ गई? उसने गलती क्या की है? सच ही तो कहा है। चुप रहना, बेचैनी सहना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए तकलीफें बयान कर दी। लेकिन यही तो असली संकट है। तकलीफें ही सही, उन्हें सच क्यों कहा? सच कहना सबसे खतरनाक है, इसीलिए सबसे बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है और साहब नाराज भी न हो। मिस्त्री ने बदली का अंदेशा बताते हुए अपनी तरफ से समझाया भी। इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के समान अड़ते हैं और टूट जाते हैं। नौजवान जानता था कि झुकना घास होना है और घास बनकर कभी धारा को मोड़ा नहीं जा सकता। वह बिना बोले से कास्टिक टैंक पर चला गया। उसने महसूस किया कि टैंक पर काम करने वाले मजदूर जानबूझकर उससे अलग रहने का प्रयत्न कर रहे थे। काम के बाद उस दिन जब वह घर पहुंचा तो शाम को हरिराम को छोड़कर कोई साथी नहीं आया। उसके मौन को हरिराम ने तोड़ा। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को तो आना चाहिए था। शायद उनके बच्चे बीमार हो गए, झुठलाकर उसने उत्तर दे दिया। हरिराम ने फिर कहा, हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। तुम ही ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा? उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। व्यवस्था के मुखबिर को उसने पहचान लिया था, फिर भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम जारी था। एक बार उसके खाने के खाली डब्बे में कागज के पुर्जे डाल दिए गए थे। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे उसका थैला भारी लगा था और उसने पुर्जे निकालकर अलमारी में डाल दिए थे। उस दिन उसकी जमकर तलाशी ली गई थी, किंतु फॉरमैन और सर्चर को निराश होना पड़ा था। प्रातःकाल कारखाने का गेट अंतिम सायरन के बाद थोड़ी देर तक खुला रहता है, जिससे उसके पास पहुंच चुके लोग कारखाने में चले जाते थे, जबकि नियम यह था कि अंतिम सायरन के बाद गेट बंद कर दिया जाए और आधे घंटे बाद खोला जाए।
उस दिन उसे थोड़ी देर हो गई थी। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। आधा घंटा देर में आने का दंड 6-8 आना से कम नहीं था। पिछली बार भी उसकी पत्नी ने 55 आना का हिसाब लगाया था, लेकिन उसे वेतन मिला था 54 आना। इस वजह से उसके बबुआ की टोपी उस महीने रह गई थी। उसने सोचा कितने के बबुआओं की टोपी इस महीने भी रह जाएगी, लेकिन वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग ने उस समय जो कहा, उसे लगा कि सारा दोष अकेले उसी का हो। घोड़े के पीछे और अफसरों के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकर की ही तरह रहना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया एक आदमी ने जो सबका नुकसान हो गया? उसने नौकरी में कहाँ चूक की? वह कब नौकर नहीं था। उसने मेहनत से सारे काम किए। जहाँ बदली की गई वहाँ भी उसने काम में कोई लापरवाही नहीं की। एक दिन के थोड़े से विलम्ब को छोड़कर हमेशा समय से आया। उसने कभी किसी से अभद्रता नहीं की। वह हमेशा नौकर की तरह रहा। फिर भी इस तरह का वक्तव्य उसके लिए क्यों? वह इसलिए कि उसे एकदम अकेला कर दिया जाए। वह लोगों के बबुआ की टोपी न आ पाने की नैतिक उत्तरदायित्व स्वयं पर लेने लगे। उसे ऐसे मानसिक धरातल पर पहुंचा दिया जाए कि हर गलती में उसे अपनी भूमिका नजर आने लगे। वह इतने दबाव में आ जाए कि लोगों से कटने लगे, चुप हो जाए और धीरे धीरे लोगों को अपना दुश्मन मान बैठे। कहते हैं कि सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी की ये आरंभिक लक्षण, अर्थात आदमी की सोच को उस मोड़ पर पहुंचा दिया जाए जहां वह खुद पर ही शक करने लगे और धीरे धीरे अतिशय सतर्कता में उससे गलतियां होने लगी। इन घटनाओं का उस पर असर भी होने लगा था। कहानी के अंतिम अनुच्छेद में शेखर जोशी ने इन घटनाओं के असर और उसके बाद भी नौजवान की जिजीविषा के बचे रहने का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला गया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बचता तो वो उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने अपने दोनों हाथ में केरोसिन तेल से धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर उसने हाथों को मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव के हाथों से गंध मिट चुकी है। सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिरौटों से लगा, जैसे आज वह भी घासी की तरह उससे बदबू के आदी हो गया। उसने चाहा कि वह एक बार फिर से हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार से हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों में केरोसिन की बदबू अब भी आ रही थी। यंत्रवत काम करना, कैंटीन मैनेजर से फीकी चाय की शिकायत नहीं करना, पहली बार मिट्टी से हाथ धोना और दूसरी मिट्टी लगाने से पहले ही गंध मिट जाना व्यवस्था के सामने उसकी पस्ती का संकेत है। लेकिन बदबू न आने पर आतंक से सिहर उठना और बदबू आने पर हर्षित होना उसके अंदर की संघर्ष क्षमता के बचे रहने के परिचायक कि यहीं पर बदबू शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है। बदबू के न आने से कोई दुखी नहीं होता। बदबू बुरी गंध होती है, वह जितनी जल्दी मिट जाए ठीक है। बदबू से भला हर्षित होने का क्या मतलब है? लेकिन कहानी में बदबू उल्टे संदर्भों से जुड़ी है। उसे विरोधाभासी या असंगत संदर्भों से जोड़ना गलत होगा। बदबू उस सड़ी गली व्यवस्था से उठने वाली गंध है जिसको समाप्त किया जाना जरूरी है। जब तक महसूस हो रही है उसके प्रति संघर्ष से प्रतिकार व्यवस्था से समझौता नहीं है। इसीलिए जब नौजवान को दूसरी बार सूंघने पर बदबू महसूस होती है तो वह प्रसन्न होता है। उसे खुशी होती है कि सारी परेशानियों के बावजूद वह हारा नहीं है, चूका नहीं है, समाप्त नहीं हुआ, बदबूदार व्यवस्था का अंग नहीं बना। बदबू के ध्वन्यार्थ
यहाँ बड़े हो जाते हैं और अपने विलक्षण शीर्षक के साथ कहानी अद्भुत प्रभाव छोड़ जाती है।